Hello students, welcome to my dream classes. I am Rahul sir and today we are going to discuss about light. आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और प्रकाश से क्या क्या क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आ सकते हैं, शिक्षक भर्ती में आ सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, प्रकाश का नेचर कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये हम लोग पहले पढ़े रहते हैं बचपन में कि प्रकाश की प्रकृति होती है कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की क्या प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है कि प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है, ऊष्मा निहित होती है। जब हम प्रकाश में रहते हैं तो हमें धूप का आभास होता है। इसका अर्थ है प्रकाश में ऊष्मा निहित होती है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को भी देख पाते हैं। जनरली ऐसा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से पड़ने के बाद में जो प्रकाश होता है वह हमारी आँखों पे चला जाता है और आँखों में जाने के बाद में रेटिना के साथ में या रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है जिस वस्तु से प्रकाश किरण आती है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने से हमें उस वस्तु के आकार स्थिति का पता लगता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश किरण को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के बारे में यदि हम सोचें तो एक्चुअली में प्रकाश को हम दो तरीक़ा से कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे एक प्रकाश जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा युक्त प्रकाश, जिसमें प्रकाश उस या प्रकाश क्षेत्र पे रहने पर हमें ऊष्मा का आभास होता है। और एक प्रकाश जो होती है उसको हम लोग जैविक प्रकाश बोलते हैं। इस प्रकाश के अंडर में यदि हम रहते हैं तो हमें जैविक प्रकाश से हमें ऊष्मा का आभास नहीं होती है। जैसे कुछ प्रकाश हम देखते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें रहने पर हमें थोड़ी ऊष्मा की अनुभूति होती है, ऊष्मा का आभास होता है। और जो दूसरा प्रकाश होता है जिसको हम लोग जैविक प्रकाश बोल रहे हैं, जैविक प्रकाश क्षेत्र में रहने पर हमें ऊष्मा की आभास नहीं होती है, ऊष्माहीन प्रकाश जिसको बोलते हैं या फिर जैविक प्रकाश बोलते हैं। तो ये इस दो तरीक़ा से हम लोग प्रकाश को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे यदि देखें तो प्रकाश हमें जैसे जुगनू होता है, एक ये कीट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जर्नली पेड़ों के आसपास में दिखाई देते हैं। तो ये जो जुगनू होते हैं उनसे ये प्राकृतिक प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। जो ऊष्माहीन प्रकाश होते हैं जिसे जैविक प्रकाश भी बोलते हैं, ये कुछ प्राकृतिक जो जीव होते हैं ज़्यादातर जैविक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे समुद्र के जो जीव होते हैं वह भी जैविक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो समुद्र के जीव होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम प्रकाश को दो भागों में विभाजित या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि एक ऊष्मा युक्त प्रकाश होता है और जो दूसरा होता है उसको हम लोग ऊष्मा रहित प्रकाश बोलते हैं। अब देखो परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए या प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है ना। और प्रकाश को पृथ्वी से कहा जाए, पृथ्वी से
या सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी सवाल आता है। तो प्रकाश किरण की जो गति होती है वो बहुत अधिक होती है ना। वो लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश किरण को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लग जाता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 500 सेकेंड मिलेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आप 60 × 8 करोगे तो 480 मिनट और 20 सेकेंड, 480 सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा और 20 सेकेंड और, तो इस तरीक़ा से आपके पास 500 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब प्रकाश किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लग जाते हैं, या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं। चंद्रमा से प्रकाश को टकराकर पृथ्वी में आने में 1 मिनट 28 सेकेंड लग जाता है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आपको पूछे जाते हैं। 1 मिनट 28 सेकेंड है ना, चंद्रमा से आने में, और पृथ्वी तक आने में ये लग जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश के सिद्धांत, प्रकाश के अध्ययन के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिया था, क्या क्या अपने मत दिए थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक है प्रकाश को लेके इन्होंने क्या बात बोले। तो एक्चुअली में सबसे पहले न्यूटन आते हैं। न्यूटन ने प्रकाश के संबंध में बताया कि जो प्रकाश होती है वो कण की भांति व्यवहार करती है। तो न्यूटन ने बताया कि न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने बताया प्रकाश का जो बिहेवियर रहता है, व्यवहार होता है, वो एक कण की भांति होता है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि जो न्यूटन है उसने प्रकाश को कण की तरह माना है। इन्होंने प्रकाश को किसकी तरह माना है? कण की तरह माना है। अब उसके बाद में फिर हाइजेनबर्ग आए। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? जो प्रकाश होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो तरंग की भांति होती है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने बताया। इसके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है, और हाइजेनबर्ग ने प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या नहीं किया था। ये बात हमको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने क्या बताया? प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या इन्होंने नहीं किया था। फिर उसके बाद में आइंस्टीन आए। अब एक्चुअली में होता ये है कि पहले न्यूटन ने बता दिया था कि प्रकाश जो होती है वो कण की भांति व्यवहार करती है, और जो हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो प्रकाश होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो तरंग की भांति होता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन आए इसके बाद में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होती है, या कोई भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में होती है, जो सतत और निरंतर रूप से ऊर्जा स्रोत से उत्सर्जित होती रहती है। इसको इन्होंने क्वांटा कहा या फिर फोटॉन कहा, जिसको हम लोग प्रकाश कण भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा स्रोत से लगातार फोटॉन्स जो होते हैं, जो ऊर्जा के कण होते हैं, वो उत्सर्जित होते रहते हैं। अब इन्होंने फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ये बताते हैं जो प्रकाश होती है उनके डुअल नेचर होती है, द्वैती प्रकृति जिसको बोलते हैं हम, डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति। तो इन्होंने बताया जो प्रकाश किरण होती है वो किसी समय पर, किसी जगह पर जब हम प्रयोग करते हैं तो वह कभी तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो किसी जगह पर वो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। अब हम लोग को ये जो प्रकाश तरंगे होती है समझने का ये विषय है कि जिस जगह पर वह तरंग की भांति व्यवहार करती है उस घटना या उस दूसरे जगह पर वह कण की भांति व्यवहार करती है। मतलब एक ही समय पर यदि देखा जाए तो दोनों व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती, एक समय पर केवल एक ही व्यवहार को प्रदर्शित करती है। तो उन्होंने प्रकाश को तरंग और कण
दोनों रूप में माना है कि प्रकाश कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है तो प्रकाश कभी कण की भी भांति व्यवहार करती है। प्रकाश के थ्योरी में अल्बर्ट आइंस्टीन का एक और थ्योरी आता है जो प्रकाश से भी संबंधित है, ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। ये आइंस्टीन ने दिया था, E=mc², जहाँ पे ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की एक काफ़ी चर्चित थ्योरी है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी के लिए सापेक्षिता का जो सिद्धांत है ना, इस थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। एक्चुअली में अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है ना, प्रकाश को विद्युत में सोलर सेल के माध्यम से कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें सोलर पैनल का यूज करके हम लोग प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। या जहाँ उसमें एक्चुअली में ये होता है, सोलर पैनल पे जब प्रकाश पड़ती है तो उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होते हैं, जिसके वजह से उनका कनेक्शन बैटरी के साथ में कर दिया जाता है और वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संरक्षित कर लिया जाता है। ये जनरली सोलर सिस्टम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है ना, ये बातें हैं। तो इसके लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, है ना। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। बट कि अल्बर्ट आइंस्टीन की दो और थ्योरी आता है, एक हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, वो भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन नोबेल प्राइज़ उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था जो प्रकाश से संबंधित है ना। देखो, प्रकाश का जो उपयोग है वो हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। सोलर कुकर जो होता है उसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसमें दर्पण लगा देते हैं। एक्चुअली में एक अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण लगा रहता है सोलर कुकर में, जिसकी सहायता से प्रकाश को किसी बिंदु पर एकत्रित कर लिया जाता है, जिसकी सहायता से सोलर कुकर में हम लोग खाना पका सकते हैं। तो इतनी जो बातें हैं वो किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश का डुअल नेचर होता है, द्वितीय प्रकृति की होती है, इस तरीक़े से। अब उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उसका नाम है मैक्सवेल, है ना। मैक्सवेल ने ये बताया, जो मैक्सवेल है उनने ये बताया कि जो प्रकाश तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और प्रकाश तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यदि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि निर्वात है या कुछ भी नहीं है ना, यदि एयर भी नहीं है, तब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकती है। तो एक्चुअली में मैक्सवेल का जो थ्योरी आता है वो प्रकाश के वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है ना। जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो प्रकाश की गति से संबंधित है, जिसमें वो बताते हैं कि प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसके लिए उन्होंने बताया था कि उनकी वेलोसिटी कितनी होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की वेग कितना होता है? देखो, वायु का मतलब होता है जहाँ पे हवा उपस्थित हो, जो एयर है वो प्रेजेंट हो, और निर्वात का मतलब होता है वहाँ पे कुछ भी ना हो, है ना, ना तो हवा हो ना तो और कुछ मैटर हो। तो उस टाइम पे प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होगी? प्रकाश की जो वेग होती है सबसे ज़्यादा अधिकतम वेग निर्वात में होती है या फिर वायु में होती है, वो लगभग सेम माना जाता है। प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होती है। एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर चलती है। ये प्रकाश की निर्वात में वेलोसिटी होती है। अब देखो, जैसे जैसे हम लोग दूसरे माध्यम पे जाते हैं वैसे वैसे जो प्रकाश की वेलोसिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, हम लोग जब देखते हैं तो एयर जो होता है ना, प्रकाश जो होता है उसके अणु जो होते हैं वो दूर दूर में होते हैं, कुछ इस तरीक़ा से, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एयर का जो डेंसिटी कहा जाए, घनत्व होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उन लोग दूर दूर में होते हैं, जिसके कारण लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और लाइट इजीली ट्रेवल कर जाता है, इजीली लाइट जो होती है वो गुजर जाती है।
लेकिन जब दूसरे मीडियम की बात आती है, हम जानते हैं पानी का जो अपवर्तनांक होता है या उसकी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है ना। जैसे हम लोग देख रहे थे, जो वायु का वेग, वायु में जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब लेकिन जो पानी होती है उसकी डेंसिटी हवा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, द्रव की जो डेंसिटी होती है, तो इसकी जो वेलोसिटी है प्रकाश की वो थोड़ी सी प्रभावित होती है, और जो प्रकाश की वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये हो जाता है आपके पास में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर भी वो दिया हुआ है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में होती है। अब देखो, अब जब हम लोग दूसरे मीडियम पे जाएंगे, दूसरे माध्यम में जाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, क्या पानी से जो कांच होता है वो ज़्यादा घनत्व का होता है या कम घनत्व का होता है ना। तो हम लोग जानते हैं जो पानी होता है उससे ज़्यादा घनत्व रखता है किसका, कांच का। तो उसका प्रकाश का वेग कांच से होकर जब प्रकाश गुजरती है तो उसका वेग और कम हो जाता है। और उसका वेग कितना होगा जी, हाँ, उसका वेग जो होगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो पहले में कितना था, तो पहले एयर में 3 × 10⁸ था, 10⁸ था। उसके बाद में फिर पानी के लिए कितना हुआ, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। अब उसके बाद हम लोग जब दूसरे और मीडियम पे जाते हैं, है ना, तो कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो प्रकाश का वेग होता है वो कम होता है। एक नायलॉन होता है, जर्नली हम लोग नायलॉन को एक रबर जैसा एज्यूम कर सकते हैं। तो नायलॉन में प्रकाश की वेलोसिटी बहुत कम होती है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, नायलॉन में प्रकाश की वेलोसिटी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो बहुत कम होती है। अब यदि विकल्प में आपके पास में आते हैं प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है, और उस विकल्प में आपके पास में पानी का जो दिया है ना, 2.25 × 10⁸, और कांच का दिया है और नायलॉन का दिया है ना, और एयर का दिया है, तो न्यूनतम वेलोसिटी किस में होगा, नायलॉन में होती है ना। नायलॉन में प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है वो आपके पास 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, इस तरीक़े से होता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि किस मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकाश की सर्वाधिक वेलोसिटी किस में होती है ना, तो वो वायु या निर्वात में होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विवर्तन की व्याख्या तो हाइजेनबर्ग ने नहीं किया था, तो यहाँ पे विवर्तन की व्याख्या ग्रिमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक्चुअली में जो हाइजेनबर्ग थे उनने बताया प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, और ये जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण मिलती है तो तरंग पैकेट का निर्माण करती है। ऐसे शब्द का उपयोग हाइजेनबर्ग ने किया था, है ना, ये होता है। बट विवर्तन की गुण की व्याख्या हाइजेनबर्ग ने नहीं किया था, है ना। ये इतनी बातें इसमें मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं।